चलिए परिचर्चा की ओर चले चलते हैं। आदरणीय गांधी जी एम चितलांगिया जी के साथ राकेश पांडे जी। पहले बहुत बहुत स्वागत है राकेश पांडे जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस परिचर्चा के लिए। और चूंकि अपने ये समझ रहे हैं कि जो दुर्ग है और जो यहाँ की एक परिकल्पना रही इतिहास के पन्नों में, और आज जो मौजूदा समय आप देख पा रहे हैं और फ्यूचर की बात करेंगे, तो आपने क्या सोचा था बचपन में कि किस तरह का एक दुर्ग शहर होना चाहिए, दुर्ग जिला होना चाहिए? देखिए, आज की परिचर्चा में बहुत अच्छा प्रयास है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया है। साथ न्यूज और पूरे टाइम्स, माननीय चितलांगिया जी। देखिए, शहर का विकास, हम सभी दुर्ग शहर के, दुर्ग जिले के निवासी हैं, लेकिन दुर्ग जिले के साथ में आज भिलाई जो है, भिलाई 3 चरोदा है, रिसाली है, कहीं न कहीं छोटे छोटे म्युनिसिपल्स बना दिया गए हैं। इसके बीच में जो तारतम्य होना चाहिए एक क्रमिक विकास का, एक योजना का, निसंदेह अब हम यहां पर मैं राजनीतिक व्यक्ति के तरीके से बात नहीं कहूंगा, किसी भी आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन शहरवासी होने के नाते ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि दुर्ग से लेकर के शिवनाथ नदी से लेकर के और जहां रायपुर कुमारी में खत्म होता है वहां तक का शहर एक है, दुर्ग जिला है। तो क्रमिक विकास के लिए इनके बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है। इसके पहले में एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन सबको जोड़ा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसको भंग कर दिया गया। और आज जहां मैं वर्तमान में जहां निवास करता हूं, वो 12 वार्डों का एक क्षेत्र होता था, आज वह एक नगर निगम बना दिया गया है। छोटे छोटे निर्णय जो राजनीतिक तरीकों से लिए गए हैं, उसके कारण कहीं न कहीं विकास कार्यों में हम मानते हैं कि महानगरों के जो विकास हो रहे हैं उनसे हम सब अपने आप को दूर पाते हैं। छोटे छोटे प्रयास हैं, बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। और दुर्ग से लेकर के कुम्हारी तक को एक साथ समाहित करके और योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से विकास की बहुत जरूरत है। कहीं छोटा सा गार्डन घेर दिया, कहीं छोटा सा फुटपाथ बना दिया। मेरे घर के सामने यदि मेरा प्रभाव है तो मैंने एक छोटा सा माहौल बना दिया, और सिर्फ छोटे उद्देश्य के लिए। तो सही उद्देश्य तभी सफल होगा, शहरवासी तभी सुखी होंगे जब हम क्रमिक विकास को एक साथ समन्वित करेंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि ये क्रमिक विकास जो है, जिस तरह से आपने महानगरों की बात की, महानगर में महानगर पालिका रन करती है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि दुर्ग महानिगम उस तरह कोई बॉडी काम करे? देखिए, महानगर पालिका के लिए निसंदेह आज पूरे छत्तीसगढ़ में महानगर पालिका को जो योगदान केंद्र से मिलता है जी, उससे तो हम वंचित हो ही जाते हैं। क्योंकि केंद्र की सरकार महानगरों के नाम पे बहुत सी योजनाओं को देती है और छत्तीसगढ़ निसंदेह उससे वंचित है। मैं ये जरूर कहूंगा कि क्रमिक विकास के लिए सामान्य जन की जरूरत को ध्यान में रख करके और मजबूत योजना बने। सिर्फ दुर्ग शहर में चुनाव जीतने के लिए, रिसाली में चुनाव जीतने के लिए, या भिलाई में चुनाव जीतने के लिए, भिलाई 3 चरोदा में चुनाव जीतने के लिए, छोटा सा जामुल, छोटा सा कुम्हारी, मतलब हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को ठगा पाते हैं कि इनको साथ में मिला करके एक शानदार ढंग से योजना बना करके और हमको भी महानगरों की श्रेणी में लाके खड़ा करे, ताकि हम सब अपने आप को परिपूर्ण पाए कि नहीं, हम भी सही जगह के रहवासी हैं। जी जी राकेश जी, क्या इसीलिए छत्तीसगढ़ को अमीर धरती, गरीब लोग कहा जाता है? धरती बहुत अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं इस परिवार में भी हूँ जिस परिवार में एक जनप्रतिनिधि है जो केंद्र के नीतियों से संबंधित हैं, उनको जानकारी रहती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से एक बार एक योजना आई थी, मैं उसको साझा जरूर करना चाहूंगा कि
लोकसभा के अंदर में एक प्रस्ताव आया था, चूंकि हमारे यहाँ पर हम लोग अमीर लोग हैं, दिल के भी अमीर हैं, हम कहीं से गरीब नहीं, हम तो मानते ही नहीं। छत्तीसगढ़ से इतना सुंदर पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में कहीं इतना सुंदर जगह नहीं है। लेकिन जो धारणा बाहर में बनी हुई है कि यहाँ पे संसाधन बहुत है, खनिज संपदा बहुत है। जी बिल्कुल सही बात है, खनिज संपदा है और उसके सही उपयोग के लिए और जिस जगहों पर खनिज संपदा है बिल्कुल उन्हीं जगहों के आसपास में एक हम लोग अशांत क्षेत्र पाते हैं, जहां की जिसको कि हम लोग नक्सलाइट बेल्ट कहने लगे हैं। उसके लिए एक योजना बनी थी और ये योजना शुरुआत हुई थी आपके महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी के क्षेत्र से लेकर के, और वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे बस्तर से होते हुए आपका नेपाल बॉर्डर तक जा रहा था। बहुत शानदार योजना बनाई गई थी। मेरा ये कहना है कि उससे कहीं ना कहीं वो अशांति भी कम होती, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर हम लोग विकास कार्यों की तरफ जाते, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी होता, उसमें रेलवे से आवाजाही भी होती, तो इस योजना को बनाया गया था। लेकिन निसंदेह उस चीज को सुलझा करके और उस कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। उसके होने से हमारे छत्तीसगढ़ के जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, कहीं न कहीं उनका विकास जो है वह बहुत तेजी से होगा। तो आपका ये मानना है कि नक्सलिज्म का जो सलूशन है वो औद्योगिक विकास में छिपा हुआ है? देखिए, वो सामाजिक विषमता का भाव वहां पर प्रस्तुत है और निसंदेह राजनीतिक तौर पे लोगों ने उसको अपनी ढाल बनाया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे आपने कहा कि ये भाव बना हुआ है कि हम गरीब लोग हैं, बाहर से लोग आए और आकर के देखें कि छत्तीसगढ़ हमारा गरीब नहीं है, वैचारिक से लेकर के सामाजिक समता के भाव से लेकर के और विकास की दृष्टि से बहुत आगे है। लेकिन ये देख कर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एयरपोर्ट उतरे कि नक्सली सामने मिल जाएंगे। इस तरह के लोग बाहर में ऐसी एक धारणा बनाकर रखे हुए हैं, छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलिज्म। बस ये इस भाव को बदलने के लिए कहीं ना कहीं हमको प्रयास की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात को प्रस्तुत करें कि हमारा क्षेत्र विकास, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो विकसित भी है। राकेश पांडे जी, मैं तो ये समझना चाहूंगा कि हम डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब की बात कर रहे थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है तो इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए कि इंजीनियर जो साहब थे वो साहब विलुप्त हो गया। डॉक्टर साहब तो आज भी है और डॉक्टरी के लिए आज भी लोग अभी भी एक इज्जत के साथ देखते हैं उनको। देखिए, रोजगार के साथ में व्यवसाय का, शिक्षा का समन्वय है जी। और जब शिक्षित होना चाहते हैं तो हम अपना माइंड सेट ऐसा रखे ही है कि हमको शिक्षित होना है और उसके बाद में एक अच्छी सी नौकरी हो जाए। और जब तकनीकी शिक्षा मिलती है, यदि इंजीनियर बनते हैं तो निसंदेह उसके साथ में तो फिर वो चूंकि तकनीकी शिक्षा है तो उसका उपयोग होना चाहिए। इस बीच में शिक्षा में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। अब ज्यादा हम कहेंगे कि वो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार नहीं मिले, रोजगार के अवसर नहीं रखना था, क्वालिटी मेंटेन करना था। आप देखिए कि एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसके लिए एमबीए पास आउट, इंजीनियर पास आउट अप्लाई करते हैं। निसंदेह देखिए, ये तो बेरोजगारी की समस्या है और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो शिक्षा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम उसको नौकरी के साथ में, उसको व्यवसाय के साथ में भी यदि डाइवर्ट करते हैं, ये तो बहुत स्ट्रगल वाली बात होती है कि हम शिक्षित होने के बाद में सेटल होना चाहते हैं और सेटल होते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है नौकरी मिल जाए। तो मेरा सिर्फ मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग सरकारी नौकरी मतलब ये नहीं, प्राइवेट या कॉर्पोरेट। आज तो देखिए, प्राइवेट नौकरी में भी जो इंजीनियर साहब वाली बात राय जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बात है कि हम लोग उस नौकरी में भी जो हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स की बात अभी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमारे इंजीनियर हैं उनको भी बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, बहुत कम। और मैं समझता हूं कि सम्मानजनक भी नहीं है। आवश्यकता तो पूरी होती नहीं है लेकिन सम्मानजनक भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि शिक्षा जो है उसका तरीका, उसके बहुत से ब्रांचेस आजकल हो गए हैं। राय जी स्वयं उसके काफी एक्सपर्ट है। तो मेरा ये कहना है कि निसंदेह जहां रोजगार है वहां पर ही उसी शिक्षा को मोड़ना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो।